कि बोर्ड्स और जेई दोनों क्रैक करने का स्मार्ट प्लान हमें यूज करना है, जिसमें जितनी ज्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट करने में आधा घंटा भी लग रहा है तो आप आधा घंटा लो पहली बार। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन की एक्सरसाइज है उस पर पूरा फोकस करना है कि वो क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व हो। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी। हर संडे जो है आपका मॉक टेस्ट होगा, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है टेस्ट से, तो इसीलिए टेस्ट से ज्यादा आप लोग एनालाइज पर ध्यान देंगे कि गलतियां हो रही हैं, नंबर कम आ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें उसको सुधारना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्ते और नमस्कार सेशन 26 और 27 के लिए। दोस्तों, हर एक बच्चा फिलहाल ये माइंडसेट बनाकर बैठा है कि मुझे या मैं 12वीं में आ चुका हूं, अब मेरा यहां से बोर्ड्स की प्रिपरेशन और जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन किस तरह की होंगी, क्या मैं कर पाऊंगा? क्योंकि मेरी हो सकती है 11वीं बर्बाद हो सकता है कि 11वीं में बहुत प्रॉब्लम रही हो सकता है कि आपकी 11वीं अच्छी रही हो, क्या 12th भी वैसे ही अच्छी होगी। तो इस सारी चीजों को फोकस करते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें अब बढ़ना है सेशन 26 27 के लिए। और इसलिए आप लोगों को अब शेर बनने की जरूरत नहीं है, अब आपको बनना पड़ेगा घोड़ा। अब आप सोचोगे सर जी घोड़ा बनने कैसे? देखो, आपने देखा होगा ना कि जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं ना, जो विनर होते हैं, वो इस तरीके से चलते हैं। उनका फोकस केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है कि उनको सिर्फ आगे दिखना है। आगे आपको अपना लक्ष्य देखना है कि ये मेरा लक्ष्य है, ये मुझे प्राप्त करना है, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया में किसी भी चीज की सामना करना पड़े। तो लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्तों आप लोगों का कि मुझे बोर्ड्स में 90+% चाहिए और मुझे आईआईटी जेई मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल चाहिए। और अगर आपका मकसद क्लियर है, आपका लक्ष्य क्लियर है, तो उसकी तरफ बढ़ने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा। पीडब्ल्यू आप लोगों के साथ रहेगा। हर एक बैक हैंड पे जो काम करने वाला सदस्य है पीडब्ल्यू का, आपके माता पिता और आप खुद जब आपके साथ होते हैं, तो दुनिया में या कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको रोक सके। तो भाई सुनो, आज के सेशन में मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2026 और 27 में हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, किन किन बातों पर हम फोकस करेंगे और किन किन चीजों को हम लोगों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले बात है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मन में यह नहीं होना चाहिए कि मेरे 60% आए तो क्या होगा, 75% से कम बने तो क्या होगा। ना, जब मेहनत आपकी 90% की होगी ना बेटा, तो 75% का बैरियर जो है ना वो आपको सताएगा नहीं। 75% का बैरियर कब सताता है इंसान को? जब वो अपने आप को बहुत कम या एवरेज समझने लगता है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूं अपने ऊपर, रीजन बताता हूं अपने ऊपर, क्योंकि आप लोग समझ पाए कि तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है वो आपकी मनोदशा से, यानी जो आपके माइंड में चल रहा है उसके हिसाब से ही आपको समझाएगा। 10वीं क्लास में मेरे मात्र 67 पॉइंट कुछ परसेंट, यानी एक तरीके से कह लीजिए 10वीं क्लास में मेरे 68% नंबर थे। मात्र 68% नंबर। और तुम समझते हो 68% वाला बच्चा एवरेज या एवरेज से नीचे आता है। जो टॉपर बच्चे होते हैं बेटा वो 90%, 95%, 85% उससे ऊपर वाले होते हैं। ये बात तो आप मानते होंगे। आप कहोगे हाँ सर मानते तो हैं ये बात। इसका मतलब सर आप पढ़ने लिखने वाले नहीं थे। मैंने कहा नहीं, मैंने कोशिश तो बहुत की थी 10th तक, पर मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया था जितना मैं कर सकता था। पर जो भी हुआ, मेरे मात्र 68% आए। पर मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं एक लूजर हूं, मैं एक बिलो एवरेज हूं या मैं एवरेज हूं। मैंने 10वीं क्लास से 12वीं तक एक मन में एक चीज बिठा ली कि मैं अब कभी चीटिंग नहीं करूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ना अपने आप से ना किसी और से। ना मैं कभी यह देखूंगा कि भाई मुझे नंबर के लिए गेम खेलना है। नहीं, मुझे सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है। मुझे पेपर पूरे 100% फुल करके आने हैं बोर्ड्स में, और जो भी एंट्रेंस का एग्जाम होगा उसमें भी मुझे फोड़ के आना है। ये मेरा माइंडसेट था। अब उस माइंडसेट के साथ मेरा एक ही लक्ष्य बनाया कि सब्जेक्ट में डीप नॉलेज होने चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, और फिर मैं देखूंगा कि कौन है वो जो मेरे नंबर कम रख सका है। उसके बाद इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते करते मेरे 12th में 92% आए। ठीक है, देखो बेटा, तो हमारा मेन जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो क्या है बेटा, कि बोर्ड्स और जेई दोनों क्रैक करने का स्मार्ट प्लान हमें यूज करना है, जिसमें हम लोगों का टारगेट है मिनिमम 90% बोर्ड में और बेटा 99 परसेंटाइल जेई में। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा प्लीज,
क्योंकि मैं अगर 68% से 92% गेन कर सकता हूं, तो मैं ये वादा करता हूं और मैं आप लोगों पर विश्वास भी करता हूं कि आप मुझसे बेहतर हैं। मेरे पास उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी। मैं तो लैंप और लैंटेन में पढ़ने वाला बच्चा था। लेकिन आज आपके पास लाइट भी है, फोन भी है, लैपटॉप भी है। आपके पास पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन भी है। बहुत अच्छे-अच्छे बैच बहुत फ्री में है। भाई मतलब ऑलमोस्ट बहुत कम पैसों में है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास मुझसे ज्यादा सुविधाएं हैं। तो अगर आप लगन दिखाएंगे तो आप जरूर इस सपने को पूरा कर पाएंगे। बात करते हैं बेटा कि हमारे जो गोल्स होंगे उनकी गोल्स की क्या सेटिंग रहने वाली है, किस तरीके से हम लोग अपने मकसद की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारे लक्ष्य को अचीव करने का पहला मेन मोटो होगा कि हमें डेली के टारगेट बनाने पड़ेंगे कि डेली टारगेट क्या-क्या होंगे बेटा। ठीक है? डेली टारगेट क्या होंगे कि हमारे जो है जितनी भी हमारी क्लासेस हो सारी की सारी वो क्लासेस हम लोग कंप्लीट करें। और जब हम लोग क्लासेस कंप्लीट करेंगे बेटा, तो कहीं पर भी हमें बैकलॉग होने की टेंशन नहीं होगी। तो बैकलॉग से हमें बेसिकली बचना है। ठीक है? डेली टारगेट को कंप्लीट करेंगे। वीकली टारगेट मॉनिटर करेंगे कि भाई अगर मान लो कभी कुछ ऐसा हुआ, तबीयत खराब हुई या भाई कभी सारी क्लास तो ले ली पर डीपीपी नहीं कर पाए, तो हमें वीकली टारगेट भी सेट करने पड़ेंगे कि वीक में हमारे पास पीछे का कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आगे जाके बर्डन बने। ठीक है? तीसरी है मंथली रिवीजन प्लान भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें मंथ में एक ऐसा टारगेट सेट रखना है कि जब हमारे मॉक टेस्ट आएंगे या जो प्लानर के अकॉर्डिंग जो रेस्पेक्टिव टेस्ट हुआ करेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो या कॉमन टेस्ट हो, वो सिलेबस हमारे माइंड में रहना चाहिए कि एक मंथ के अंदर ये इतने चैप्टर हमें कवर करने हैं, दोबारा से कवर करने हैं। और मिस्टेक कॉपी मेंटेन करो। मतलब ये हमेशा बोलता हूं बेटा कि एक नोटबुक अगर आप केमिस्ट्री की बनाते हो, ठीक है, कुछ लोग रफ नोटबुक बनाते हैं, एक फेयर नोटबुक बनाते हैं, एक मिस्टेक कॉपी भी बनाओ, चाहे केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की, सबकी बनाओ, बायो की भी बनाओ। और जब आप टेस्ट दो, जब आप कभी ये लगे कि भाई यहां पर मैं फंसा था, उस क्वेश्चन में मैं फंसा था, स्पेशली उस क्वेश्चन को वहां लिखो। वहां पर लिख भी लेना कि यह कैसे क्लोज करके ये गलत है, ये मेरे से गलत हुआ था, फिर उसको ठीक करना है। और ये कुछ इस तरीके से काम करती है कि जैसे मान लो तुम्हें दूर से एवरेस्ट दिख रही है और आपका मन कर रहा है कि एक दिन मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगा। दूर से दिख रही है मंजिल और जाना है मुझे वहां पर, मैं चढ़ूंगा। लेकिन आपको कभी भी उस मंजिल और अपने बीच के जो रास्ते हैं ना, उसके गड्ढे, उसकी कठिनाई नहीं दिखती। तो जिस तरीके से जेई मेंस आपका मेन फोकस है, बोर्ड्स आपका मेन फोकस है, लेकिन खड़े आज आप इस टाइम पर हो कि होगा कैसे, इसके बीच में क्या क्या दुविधाएं आएंगी, कौन कौन से डेरिवेशन, कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से जो है क्वेश्चंस हमें परेशान करेंगे। अगर हम हर एक टेस्ट से थोड़ा सा वो निकालें, इनपुट आउटपुट निकालें कि भाई यहां में गलती हुई, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, यहां में गलती हुई, ऐसे लिख लेता हूं, तो धीरे धीरे आपकी सड़क में, आपके रास्ते में आने वाले गड्ढे भरने लगेंगे और सड़क इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आप रेस दोगे तो भाई साहब इतनी स्पीड से अपने लक्ष्य की तरफ भागोगे, इतना आपको समझ भी नहीं आएगा ये कैसे हो गया। तो भाई अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आसान है, पर इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार मेहनत चाहिए। ठीक है? एक भी दिन रुकना नहीं है। आगे देखिए इस सर सब्जेक्ट की प्रायोरिटी अगर हम बात करें यही मेंस वाली, तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट होंगे। एक होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। देखिए कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल, फिजिक्स में जब भी आप कभी नोट्स करेंगे या नोट्स पढ़ेंगे तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक बार डेरिवेशन करके देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फॉर्मूला समझना है और फिर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फिजिक्स से बहुत बच्चे डरते भी हैं, पर आपको नहीं डरना है क्योंकि आपको अपने प्लान पर भरोसा करना है। डरता कौन है? जिसने प्लान नहीं बनाया, जिसको रास्ता नहीं पता करना कैसे है। अगर कोई बच्चा पहले से डिसाइड कर ले कि मुझे ये रास्ता चुनना है, तो भाई उसको डराने वाला कोई नहीं हो सकता। ठीक है? चाहे घोर अंधेरा ही क्यों ना हो। केमिस्ट्री की बात करें, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है, ऐसा हम लोग बोलते भी हैं क्योंकि एनसीईआरटी से काफी कुछ आता है। लेकिन जब इसमें किसी भी रिस्पेक्टिव टीचर के नोट्स ऐड हो जाते हैं ना बेटा, तो आपके जो अध्यापक होंगे आपकी क्लास के, उनको कई-कई साल हो चुके हैं पढ़ाए हुए, 13-13 साल, 11-11 साल, 12-12 साल, 15-15 साल, ठीक है? उन्होंने एनसीईआरटी उनकी जुबान पे, उनके हाथ की लिखाई पर एकदम क्लियर है।
प्लस साथ ही साथ जेईई मेंस के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, उनके आंसर, हर एक ट्रेंड को जो फैकल्टी है पीडब्ल्यू का वो आपको पढ़ाएगा। ठीक है? तो यहां से क्या होता है बेटा कि एनसीईआरटी 1% अगर आप लोग भूलते हो, ठीक है, कि भाई सर एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं मिला, क्लास में सर ने नोट्स कराए थे, डीपीपी दी थी, तो अगर आप इन नोट्स पर भी फोकस करोगे अपने रिस्पेक्टिव टीचर के नोट्स प्लस डीपीपी प्लस प्रैक्टिस शीट, ठीक है, प्रैक्टिस शीट, इन पर फोकस करोगे तो बेटा केमिस्ट्री आपको बहुत ज्यादा नंबर देके जाएगी। आपको कि सर जी नंबर कैसे देके जाएगी ये? ठीक है, एक मिनट देना भाई, थोड़ा अच्छी सी राइटिंग में लिखते हैं यार इनको। डीपीपी का मतलब होता है बेटा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, यानी हर लेक्चर के बाद आप लोगों को डीपीपी मिलेगी, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। नोट्स प्लस डीपीपी, ठीक है, प्लस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए या प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको, वो हफ्ते में मिल सकती है, ठीक है, या हफ्ते में ही मिलेगी या चैप्टर के बाद मिलेगी। ये चीजें जब आप कवर कर लोगे ना तो केमिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा नंबर देके जाएगी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो सॉरी फिजिक्स हो या मैथ्स हो। रीजन बीइंग कि इसमें कभी भी कोई चीज मानी नहीं होती, जो रियल होती है वही इक्वेशंस आती हैं, वही समीकरणें आती हैं। फिर बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स, मैथ्स देखो डिमांड करता है प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा मैथ्स को टाइम दोगे, जितना ज्यादा आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे, आपका मैथ्स उतना अच्छा होता चला जाएगा। पर यहां पर बात आती है साथ देने वाली, कि जब रात को हमें मैथ सोल्व करते हुए डाउट आएंगे तो वो कैसे क्लियर होंगे। तो देखो बेटा पीडब्ल्यू के अलग अलग सोर्स हैं, अलग अलग कंटेंट टीम है, अलग अलग चीजें हैं जिनका यूज करके आप ऑन टाइम अपने जो प्रैक्टिस में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व कर सकते हो, या क्वेश्चन में कहीं फंसते हो तो वहां से निकल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट डिमांड करता है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स उतना अच्छा होता चला जाए। ठीक है, अब देखो भाई, नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे डेली प्लान कैसे बनाएं, क्या क्या करना होगा हमें अपने सपने को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। देखिए भाई, 6 से 8 घंटे की आपको इफेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। अब इसमें मान लेते हैं कि 6 से 8 घंटे की आपकी क्या होगी भाई, मान लो क्लासेस हो गई, तो पहला मेन चीज क्या होगी बेटा, हमें क्लास कवर करनी पड़ेगी हर दिन। हमें एक भी क्लास को ये नहीं करना कि हम कल कर लेंगे, कल पे छोड़ देंगे, बैकलॉग बनने नहीं देने हैं। और प्रतिदिन जब आप लोग वो 6 से 8 घंटे की क्लास ले लोगे, उसके बाद आपको 3 सब्जेक्ट की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो हो गए पीसीएम। ये मत सोचना कि आज मैं केमिस्ट्री पढ़ लेता हूं, कल मैं फिजिक्स पढ़ लेता हूं, कल मैं मैथ्स पढ़ लेता हूं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में जितना आप लोगों को जिस दिन कराया जाए, आपको रिवीजन भी उतना ही करना है, या फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, उसके उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये जो 3 घंटे होंगे, इसमें मैं मान लेता हूं कि आप लोग जो है एक्स्ट्रा आउटपुट निकालेंगे, अपने मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां से क्या करोगे बेटा, आप लोग क्लासेस कवर करोगे, यहां से क्या करोगे बेटा, आप लोग अपने मॉड्यूल्स कवर करोगे, और 2 घंटे की प्रैक्टिस प्लस 1 आवर रिवीजन, ये क्विक रिवीजन होगा। और साथ में ये जो 2 घंटे की प्रैक्टिस की बात मैं कर रहा हूं बेटा, ठीक है, इसका पता है आपको क्या यूज करना है इन 2 घंटों को। एक्चुअल में इनका कहने का मतलब है कि आपको डीपीपी सॉल्व करनी है हर दिन। आप क्लास मॉड्यूल डीपीपी, इन 3 मंत्रों को अगर आप सही तरह से यूज कर गए तो आपको रंग बिरंगी किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके जो मॉड्यूल्स होंगे, आपके जो बेटा जी क्लासेस होंगी, और आपकी जो डीपीपीज होंगी, ये पर्याप्त होंगी इसके लिए, बोर्ड्स के लिए भी और जेईई मेंस के लिए भी। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का ये माइंडसेट रहता है कि सर जी हम पीवाईक्यू कहां से करेंगे, हम पुराने क्वेश्चंस कहां से करेंगे। तो याद रखिएगा, कोई भी टीचर हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, मैथ्स के हो, या बेटा केमिस्ट्री के हो, जब वो आपको अपनी क्लासेस में पढ़ा रहे होंगे, लाइव पढ़ा रहे होंगे, उस टाइम पर वो जो क्वेश्चंस यूज करेंगे वो ऑलरेडी ही पीवाईक्यू होंगे, ऑलरेडी वो आईआईटी के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडब्ल्यू का हर एक फैकल्टी अपनी क्लास में जान झोंक देता है, और वो झोंकेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये सपना ठाना हुआ है कि मुझे भी हिंदी मीडियम को आगे बढ़ाना है। ठीक है, मुझे भी हिंदी मीडियम में पूरी जान फूकनी है। और ये चीजें जब मैं अपने दोस्तों के बीच में शेयर करता हूं तो मेरे दोस्तों का भी यही ड्रीम बनता है कि सर हमें कुछ भी करके हिंदी मीडियम को आगे बढ़ाना है, जान फूक देनी है। सर जो समय हमने देखा था वो हमारे बच्चे नहीं देखेंगे, क्योंकि एक टाइम था जब हमें कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन आज पीडब्ल्यू की वजह से सब लोग हैं आपका सहारा बनने के लिए, आप लोगों को कंधा देने के लिए कि आप लोग उठें, जागो,
और अपनी मेहनत करो और आप लक्ष्य लक्ष्य की तरफ जो है बढ़ते चलो। ठीक है? फिर बात करेंगे भाई स्ट्रैटेजी क्या-क्या बनेगी हमारी। स्ट्रैटेजी ओवरऑल हमारे माइंड में जो रहना चाहिए कि हमें क्या-क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। देखो, सबसे पहली चीज है हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रट्टाफिकेशन आउट ऑफ द सिलेबस रहेगा भाई। मैं कभी भी प्रायोरिटी नहीं दूंगा कि आप रट्टाफिकेशन मारोगे। कभी रट्टा मत मारना। सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आपका मेन मुद्दा है। ये भी नहीं सोचना है कि कोई 10 सेकंड में कर रहा है, कोई 20 सेकंड में कर रहा है, कोई 30 सेकंड में कर रहा है। नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट करने में आधा घंटा भी लग रहा है तो आप आधा घंटा लो पहली बार। किसी को 1 घंटा लग रहा है तो 1 घंटा लो पहली बार, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो बाकी आगे दिक्कत आएगी आएगी। पर एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन कर लिया, तो बेटा जी वो चीजें कभी जिंदगी में आप लोगों को परेशान कर ही नहीं सकती। कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता जो तुमसे ना हो। इन सारी चीजों में हमें 20 साल के पीवाईक्यू करने हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें पिछले या लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू ही बहुत होते हैं। मैं मानता हूं बहुत होते हैं, लेकिन जब आप 20 साल के ले लेते हो या चलो 10 साल भी ले लेते हो, तो एक टॉपिक पर इतने वैरायटी के क्वेश्चंस हो जाते हैं इसके अंदर कि आपको लगता है कि वो जिस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ ले। हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारी प्रैक्टिस एकदम बढ़ाम तरीके से बेहतरीन हो रही है, तो मतलब अब हमसे यही मैच चूकने वाला नहीं है। और 2027 में हम 12 के साथ-साथ, ध्यान रखना, 2027 में हम 12 के साथ-साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अर्थात अपने जेईई मेंस को प्राप्त करेंगे। ठीक है? फिर है वीकली मॉक टेस्ट होंगे, इनको आपको देना पड़ेगा बेटा। आपके जो भी प्लानर रहेंगे उन प्लानर के अंदर जो है आपको एक टेस्ट फॉर्मेट होगा। ठीक है? कि भाई इस हफ्ते ये वाला टेस्ट है, इस हफ्ते ये वाला टेस्ट है, तो प्लीज टेस्ट पर पूरा फोकस बनाए रखिएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। बोर्ड्स वर्सेस जेईई। देखो भाई, चीजें बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या सर जी बोर्ड्स की और जेईई की हमें अलग-अलग तैयारी करनी है? मैंने कहा नहीं। आप अलग-अलग के चक्कर में रहोगे, आपको लगेगा कम पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, आप लोग चीजें समझ ही नहीं पाओगे। बेसिकली चीज ये है कि जब आप जेईई मेंस की तैयारी करें, आपके अध्यापक जो भी आपको परिभाषा लिखवाएं, जो भी नोट्स लिखवाएं, ठीक है, आपको वो लिखना है, यानी थ्योरी को भी लिखना है। प्रॉब्लम पता क्या होती है, जेईई मेंस वाले बच्चे को सब पता है जो बोर्ड्स में पूछा गया है। बस क्या होता है कि कई बार जेईई मेंस वाले बच्चे केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो वो जो है एक तरीके से व्याकरण रूप में एक्सप्लेन, इलेबोरेशन या हिंदी में लिख नहीं पाते या इंग्लिश में लिख नहीं पाते उतना लंबा, समझा समझा के कहानी बनाकर। जिस वजह से उनको लगता है कि बोर्ड्स अलग है। लेकिन अगर जो मैं और आप जिस भी भाषा में बात करते हो, क्योंकि हम लोग कॉमनली हिंदी ही बात करते हैं भाई, या कुछ लोगों के आसपास जो है उर्दू का भी यूज होता है, भले ही आप उर्दू को हिंदी में लिख रहे हो। ठीक है? मतलब शब्द उर्दू के होते हैं, लिखते हिंदी में है। कॉमनली ऐसा होता है नॉर्थ बेल्ट में। ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जिस भी भाषा में आपको बात कर रहे हो, आप उसी भाषा में अपनी बातें लिखिए, लिखना चालू करें। ठीक है? तो उससे क्या होगा, जब आप जितना लिख-लिख के पढ़ोगे, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? आपको रटना नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ जेईई मेंस के साथ-साथ आपकी जो बोर्ड्स की तैयारी है, वो भी ऑलरेडी होती रहेगी। अब जेईई कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू बेस मैंने आपको बताया ही है कि जो भी आपके सेशंस रहेंगे उसमें यही पर फोकस करना है। आपके अध्यापक आपको बहुत सारे एमसीक्यूज यानी सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी पूरा ध्यान रखना है हमें। ठीक है? चलिए, रिवीजन स्ट्रेटजी कुछ ऐसी रहेगी बेटा। 1 डे के शॉर्ट नोट्स आप लोग कभी, जब आपको टाइम मिले, आपकी कभी छुट्टी हो, आपको लगे कि यार मैंने ये पढ़ लिया है, ठीक है, आपको इस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बेटा, जिसमें आप एक दिन में कंप्लीट रिवीजन कर सकें चैप्टर का। एक दिन में कंप्लीट रिवीजन कर सके चैप्टर का। फिर इस तरीके से हम लोग टारगेट फिक्स करेंगे कि 7 दिन में हमें कितना करना है, महीने में हमें क्या करना है। और यह बात ध्यान रखना चाहिए कि डे 1 से लेकर डे 30 तक, यानी कोई भी महीने के पहले दिन से तीसरे 30वें दिन तक, यह ध्यान रखना है कि 30वां दिन जब चल रहा हो तो उससे पहले पहले का, आगे का चलो बात की अलग बात है कि हमने आगे का नहीं पढ़ा, लेकिन उससे पहले पहले का हर एक तरीके से आपको रिवीजन होना चाहिए। साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी होना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप लोग रिवीजन रिवीजन करोगे, उतनी बार कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होगी, आपको टेस्ट में कम टाइम लगेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है। ठीक है? लेकिन ये सारी चीजें पता है कब हो पाती हैं? जब आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी निरंतरता बनी रहे।
आपको एक दिन में बहुत कुछ नहीं फोड़ना है भाई, लेकिन अगर आपने हर दिन या प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके भी अगर अपनी निरंतरता मेंटेन करी, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, तो ये सपना, ये लक्ष्य प्राप्त करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉमन मिस्टेक जो हम लोगों से होती है असलियत में, जब भी हम लोग तैयारी करते हैं कई मेंस की और बोर्ड्स की, और वो होता है आलस। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि देखो यार, आलस नहीं करना और ना ही आपको फल के बारे में सोचना चाहिए। वो कहते हैं ना, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ठीक है? तो मेरा शायद श्लोक उतना करेक्ट नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत करेक्ट है कि हमारा कर्तव्य है हमारा कर्तव्य है कर्म करना। ठीक है? जितना अच्छे से हम अपने कर्म करेंगे बिना फल सोचे हुए और अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, लेकिन एक बात पर ध्यान रखेंगे कि मेरा काम है कर्म करना, मुझे मेहनत करनी है। तो मैं कहता हूं कि ये पूरे परमात्मा, ये सृष्टि, ये प्रकृति, माता-पिता का आशीर्वाद, आपके अध्यापकों का आशीर्वाद, ये इतनी सारी चीजें आपके अंदर आ जाती है, इतना बड़ा ऑरा आपका बन जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज आपको पीछे नहीं बैठा, आपको आगे ही बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। तो आप लोगों को बस यही बात ध्यान रखनी है कि जो भी अध्यापक आप लोगों क्लास में कहे कि भाई आप लोगों को प्रैक्टिस स्किप नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस स्किप नहीं करनी है। एनसीईआरटी भी इग्नोर नहीं करनी है। एनसीईआरटी जो बेस क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, उस पर पूरा फोकस करना है कि वो क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व हो। ठीक है? नोट्स मान लो टीचर ने अपनी क्लास में पढ़ाए, ठीक है, आपने रीडिंग नहीं करी, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो सारे होने चाहिए। ठीक है? रिवीजन स्किप करना नहीं है। रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे और आपको देखना पड़ेगा कि मैंने 7 दिन के अंदर, प्रतिदिन के अंदर, महीने के अंदर मेरा रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, आपको थोड़ा रील स्क्रॉल करना बंद करना पड़ेगा। मोबाइल टाइम पर, मोबाइल का जो है वेस्ट वो नहीं करना है, मोबाइल का सदुपयोग करना है। आप मोबाइल से अपने बैच की क्लासेस देखें, ठीक है, अपने कंटेंट को समझें, प्रैक्टिस शीट को देखें, टेस्ट दें। लेकिन जितना ज्यादा आप लोग अपने मोबाइल का सदुपयोग करेंगे, उतना ज्यादा चांसेस होंगे आपके आईआईटी की ओर बढ़ना। क्यों, कैसे बताता हूं। हर बच्चे के पास प्रतिदिन 24 घंटे ही होते हैं, क्लासेस भी वो सेम ही लेता है, लेकिन कुछ बच्चों का बेटा आईआईटी में सिलेक्शन होता है, कुछ का नहीं होता। क्या कारण है? पढ़ाने वाला तो वही अध्यापक सेम है, उनको भी और तुमको भी, लेकिन क्या अंतर आता होगा? एक वो बच्चा जो टाइम वेस्ट करता है और एक वो बच्चा जो टाइम का यूज करता है। तो आपको सदुपयोगी बनना है, दुरुपयोगी नहीं बनना है। ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू की रील में, फालतू के मोटिवेशन पे। आप लोग समझिएगा, जिस जोश से आप लोग क्लास 12 में बैठोगे ना, दोस्त को साइड में रख लेना, होश संभाल लेना बस। आपको कोई टीचर हंसाए, कोई टीचर आपको इमोशन करे, कोई टीचर आपको मजे दिलाए, ये सारी बात की कहानी है। कोई बात नहीं अगर हमें हंसी नहीं आ रही है तो, कोई बात नहीं अगर हमारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हो तो, क्योंकि जीवन हमारा मजाक थोड़ा ही है। हर एक अध्यापक ये चाहता है कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं ना, मेरे बच्चे को ये समझ में आना चाहिए। तुम्हें अगर वो चीज समझ में आ रही है कि जो टीचर पढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि उस टीचर का सेम जो कर्तव्य था वो उसने निभाया। अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उस रास्ते पर चलते रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। अब ये तुम्हारा काम बनता है। इस तरीके से जज नहीं करना किसी भी अध्यापक को कि ये हंसाते नहीं है या फिर कोई इनके पंच लाइन नहीं बोलते, शायरी नहीं करते। क्योंकि क्लास 12th है, 7वीं 8वीं की बात होती, रिझाने वाली बात होती, तो मैं या कोई भी होता, तब आपको रिझाने में लग जाते। अरे हमें क्या है, बच्चों को तो खुश करना है भाई हमें। खुश हैं बच्चे, बस बढ़िया। लेकिन जो बच्चा अपने कर्तव्य को क्लियर समझेगा कि भाई मेरा लक्ष्य ये है, 2027 में मुझे ये फोड़ना है, तो मुझे उसकी तरफ बढ़ने के लिए एक ही चीज चाहिए, अपने टीचर का साथ। और मुझे टाइम वेस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कंटेंट, मुझे चाहिए टॉपिक के क्वेश्चन करवाए जाएं, मुझे चाहिए कि भाई मेरी प्रैक्टिस बढ़िया करवाई जाए, मेरे डाउट सॉल्व करवाए जाए। जब ये सारी चीजें होंगी तो 27 तक, मतलब जब भी आपका जेईई मेंस होगा उससे पहले तक आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम थैंकफुल होगे कि यार कितनी मेहनत मेरे अध्यापकों ने मेरे साथ। थैंक यू सो मच सर। आप बोलोगे कि सर वो 7-8 महीने, वो साल भर की मेहनत थी जो आपने कराई और उसके द्वारा हम लोग आईआईटी में पहुंचे। अब हम चाहे जो मर्जी मस्ती करें, लेकिन थैंक यू सर, आपने हमें कॉलेज दिलाया। इस ऐसे टीचर की महत्वता आप तब समझोगे जब आप किसी अच्छे कॉलेज के अंदर प्रवेश कर जाओगे। ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी। हर संडे जो है आपका मॉक टेस्ट होगा, लेकिन टेस्ट पता है क्या होता है?
कुछ लोग सोचते हैं कि टेस्ट एक चैलेंज है। नहीं, टेस्ट चैलेंज नहीं है। टेस्ट चैलेंज नहीं होता। टेस्ट में नंबर लाने बड़ी बात नहीं होती। टेस्ट में ज्यादा नंबर आएंगे ये भी अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, आने चाहिए नंबर, लेकिन दुनिया नंबर के हिसाब से देखती है ना। आपको भी लगता है कि हमारे नंबर ज्यादा आने चाहिए, नहीं बेटा। स्टार्टिंग के टेस्ट में 1-2 में चलो अच्छे नंबर आ जाए, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, तो आपको लगेगा कि भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं तो फोड़ दूंगा आईआईटी। मेरी बात जो 11वीं में बच्चे पढ़ के आ चुके हैं ना, जो बच्चे ये वीडियो को सीनियर भी देख रहे हैं, उनको भी पता लग जाएगा ये बात कि भाई पहले 1 या 2 टेस्ट में बड़े अच्छे नंबर आते हैं, फिर तीसरे टेस्ट में डाउन होना चालू हो जाते हैं, फिर वो इतने डाउन होते हैं वहां से इंप्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि इंप्रूव करके ही लोग आईआईटी में जाते हैं, लेकिन टेस्ट आपके लिए चैलेंज नहीं है दोस्तों। टेस्ट आपका एक अध्यापक है। अगर आप लोग ये सोच लो कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाने वाले 3 अध्यापक हैं, या केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले ये 3 अध्यापक हैं, तो आप ये मत भूलना कि टेस्ट भी आपका अध्यापक नहीं है। टेस्ट एक इनविजिबल अध्यापक होता है। जब किसी टेस्ट में आपके नंबर कम आते हैं और आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे होते, तो वास्तव में वो क्वेश्चन वो होते हैं, वो कहते हैं आपसे कि बेटा देख, तुझे आईआईटी करनी है। ये वो क्वेश्चन है जो तुझसे नहीं हो रहा आज, लेकिन अगर आज तूने छोड़ दिया, तो जब फ्यूचर में तुम्हारा मेन टेस्ट आएगा जेईई मेंस का, तब क्या होगा तेरा। मैं आया हूं, एज अ टेस्ट में आया हूं, इस क्वेश्चन को लेके तुझसे हुआ नहीं है, अब तुझको कैसे ठीक करेगा। तो हमारा मेन चीज रहती है कि जो क्वेश्चन हमसे टेस्ट में ना हो, भले ही नंबर कम आए कोई बात नहीं, लेकिन हमें इंप्रूव कैसे करना है। जो क्वेश्चन आप लोगों से ना हो, वो आपकी वो जो सेपरेट नोटबुक मैंने बनाई थी एनालाइज करने वाली, है ना, जिसमें आपकी कमजोरी लिखी होंगी, उन सारे क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है। उन सारे क्वेश्चन को आपको टेस्ट देना है, मतलब दोबारा से सॉल्व करना है, ताकि एक टेस्ट में करी गई गलती दूसरे में ना हो, दूसरे से में जो करी गई गलती वो तीसरे में ना हो, और धीरे धीरे करके, ये एक दिन की कहानी नहीं है, 6 महीनों के अंदर आप लोग उस दौर पे पहुंच जाओगे कि जब आपके मॉक या फुल टेस्ट आएंगे, आपको याद होगा कि यार ये क्वेश्चन में वहां गड़बड़ होती है, इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगता है, या क्वेश्चन को घुमा के करना होता है। तब आपको लगेगा कि टेस्ट ने कुछ सिखाया है। और टेस्ट ने नहीं, टेस्ट के एनालाइज ने हमें सिखाया। तो एनालाइज हमेशा बेटा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है टेस्ट से, तो इसीलिए टेस्ट से ज्यादा आप लोग एनालाइज पर ध्यान देंगे कि गलतियां हो रही हैं, नंबर कम आ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें उसको सुधारना है। चाहे उनको देख के लिखे, कैसे भी करें, घर जाके वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और वीक टॉपिक इंप्रूव करने के लिए एनालाइज करना ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। जो भी आपको लगे कि कोई चीज कठिन है, उस पर आप ध्यान दें, वीक टॉपिक को कवर करें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, तो बात यही है कि अब हम बात करेंगे लास्ट 3 मंथ का जो प्लान होता है वो कैसा होता है। ये चीजें मैं बोल चुका हूं, ये पर मैं आपको एज अ पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगा कि फुल सिलेबस रिवीजन रहेगा जब आपके लास्ट के 3 महीने बचेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आपका जो सिलेबस होना चाहिए कवर, वो जो भी बैच की डेट गिवन होगी कि भाई इस तारीख को हमारा जेईई मेंस आ रहा है, इस तारीख तक हम लोग अपना सिलेबस खत्म कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स में, मैथ्स में या केमिस्ट्री में, उस डेट तक आपका कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। रिवीजन पुराने चैप्टर का होना चाहिए, जो नए चैप्टर चल रहे होंगे उनका रिवीजन तुरंत करेंगे। पीवाईक्यू साथ ही साथ हो ही रहे होंगे। मॉक टेस्ट आपको भर भर के देने हैं, बिना मॉक टेस्ट के काम नहीं बनेगा, और वीक टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, यानी टेस्ट के बाद जो एनालाइज करोगे वही वीक टॉपिक को आपको कवर करवाएगा। तो भाई मोटिवेशन बस यही रहेगा कि कंसिस्टेंसी ही टॉपर बनाती है। डेली थोड़ा 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 करके छोटी छोटी सक्सेस मिलती है। बहुत माइक्रोस्कोपिक ये सक्सेस होती है, लेकिन जब आप निरंतरता मेंटेन करते हो तो ये माइक्रोस्कोपिक का मैक्रोस्कोपिक में कन्वर्ट हो जाए, मैक्रो का मतलब विशाल सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए। इसी की जर्नी को हम लोग आईआईटी जेईई मेंस की जर्नी कहते हैं, और यही आपका लक्ष्य है। ठीक है, आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ना ही आपका लक्ष्य रहेगा भाई। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपने सोचा होगा हमारा लक्ष्य क्या रहेगा, कुछ शब्द आपने पकड़े होंगे, कुछ लाइनें आपने पकड़ी होंगी कि इन लाइनों पर ध्यान देना है और हमें बढ़ना है आगे। इसके बाद आगे का काम हम लोग आपके साथ करेंगे क्लास के अंदर। तो मिलते हैं बेटा क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।